सोना, जब हम इस शब्द को सुनते हैं तो मन में क्या आता है? सिर्फ एक धातु? नहीं, ये एक स्थिरांक है हमारे इतिहास में, और उससे भी बहुत पहले खुद इस ब्रह्मांड के इतिहास में। ये सुंदरता, शक्ति और स्थायित्व का एक ऐसा प्रतीक है जिसकी कहानी हमारी दुनिया की सरहदों से कहीं कहीं आगे जाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये चमकदार चीज, जिसके लिए बड़े बड़े साम्राज्य बने और बिगड़े, आखिर आती कहां से है? इसका जवाब जमीन की गहराइयों में नहीं, बल्कि दूर आसमान में तारों के बीच छिपा है। हम जिस सोने को इतना कीमती मानते हैं, वो असल में एलियन है। जी हां, वो हमारे ग्रह पर बना ही नहीं। इसका जन्म हुआ था ब्रह्मांड की कुछ सबसे भयानक और ऊर्जा से भरी घटनाओं में। देखिए, सोना कार्बन या ऑक्सीजन जैसा कोई हल्का तत्व नहीं है जो सितारों के अंदर आसानी से बन जाए। इसे बनाने के लिए एक खास प्रक्रिया की जरूरत होती है, जिसे कहते हैं रैपिड न्यूट्रॉन कैप्चर या आर प्रोसेस। मतलब एक ऐसा माहौल जो इतना ज्यादा चरम पर हो कि उसकी हम कल्पना भी ठीक से नहीं कर सकते। विज्ञान कैसे बदलता है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। दशकों तक हम यही मानते थे कि सुपरनोवा सोने के कारखाने हैं, लेकिन फिर 2017 में सब कुछ बदल गया। वैज्ञानिकों ने 2 न्यूट्रॉन तारों को आपस में टकराते हुए देखा। पता है उस एक घटना से कितना सोना बना? हमारी पृथ्वी के वजन से 3 से 13 गुना ज्यादा। और हाल ही में मैग्नेटार्स यानी अविश्वसनीय चुंबकीय शक्ति वाले तारे, उनसे निकलने वाली आग की लपटों को भी एक और स्रोत माना गया है। इससे ये पहेली भी सुलझ गई कि ब्रह्मांड में सोना इतनी जल्दी कैसे आ गया। तो ठीक है, सोना बन तो गया तारों के बीच, पर यह पृथ्वी पर कैसे पहुंचा? ये एक और अविश्वसनीय सफर है जो अरबों साल पहले शुरू हुआ था। जब हमारी पृथ्वी बन रही थी तो वो आग का एक गोला थी, और सारा भारी सोना सीधा उसके केंद्र में डूब गया। तो फिर हमारी खानों में सोना कहां से आया? ये एक तरह की दूसरी कॉस्मिक डिलीवरी थी। एक दौर था जिसे लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट कहते हैं, जब सोने से भरे एस्टेरॉइड्स ने हमारी नई नवेली पृथ्वी पर बमबारी की। अनुमान है कि करीब 20 ट्रिलियन टन कीमती धातु सतह पर जमा हो गई, और फिर लाखों सालों में जमीनी हलचल ने इस खजाने को उन नसों में इकट्ठा कर दिया जिन्हें आज खोद कर निकालते हैं। और फिर जब इंसानों ने आखिरकार इस खजाने को खोजा तो दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। जैसे ही हमारे पूर्वजों को ये चमकीली, भारी धातु मिली, उन्होंने तुरंत इसकी अहमियत को पहचान लिया। ये सिर्फ सुंदर नहीं थी, ये ताकत का प्रतीक बन गई। इसकी शुरुआत होती है करीब 6000 साल पहले, बुल्गारिया की वर्णा संस्कृति से। यहां पहली बार हमें सबूत मिलता है कि सोना सिर्फ गहना नहीं था, बल्कि समाज में ऊंच नीच दिखाने का एक जरिया बन चुका था। एक कब्र है, ग्रेव 43, जिसमें एक शासक को 3000 से ज्यादा सोने की चीजों के साथ दफनाया गया था। संदेश बिल्कुल साफ था, सोना अब सत्ता का प्रतीक था। सदियों बाद सोने की ये भूमिका और भी पक्की हो गई। 19वीं सदी का जो क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड था, वो अपने आप में एक कमाल की व्यवस्था थी। इसने दुनिया भर के व्यापार को स्थिर कर दिया, क्योंकि हर देश की करेंसी सोने की एक तय मात्रा से जुड़ी हुई थी। ये एक ऐसा सिस्टम था जो खुद ब खुद अपनी गलतियां सुधार लेता था, और इसी की वजह से दुनिया भर में व्यापार बहुत तेजी से फैला। लेकिन इस सिस्टम हमेशा के लिए नहीं चल सकता था। वर्ल्ड वॉर 1 ने सब कुछ बदल कर रख दिया। देशों को जंग लड़ने के लिए पैसे छापने थे, तो उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया। और इसी दौर में महान अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने इसे मशहूर तौर पर एक बर्बर अवशेष कहा था। उनका तर्क था कि ये आर्थिक तरक्की के रास्ते में एक रोड़ा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड्स सिस्टम ने डॉलर को सोने से जोड़कर चीजों को संभालने की कोशिश की, लेकिन 1971 आते आते वो सिस्टम भी ढह गया। राष्ट्रपति निक्सन ने डॉलर का सोने से रिश्ता तोड़ दिया, और हम एक नए युग में दाखिल हो गए, फिएट मनी का युग, यानी ऐसी मुद्रा जिसका मूल्य किसी धातु से नहीं बल्कि सरकार के वादे पर टिका होता है। और ये सब हमें आज के दौर में ले आता है। चलिए मान लेते हैं कि हम जनवरी 2026 में हैं। सोना अब कोई म्यूजियम की चीज नहीं है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है, और इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। तो आज इस पुरानी धातु के पीछे की इस दीवानगी की वजह क्या है? ये जो तेजी आई है, ये गहनों की वजह से नहीं है, जिनकी मांग तो असल में गिरी है। इसके पीछे हैं निवेशक और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स, जो अनिश्चितता के इस माहौल में एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं। निवेश की मांग में 47% का जबरदस्त उछाल आया है, जो अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। और सेंट्रल बैंक्स तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। लगातार 3 साल से हर साल 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदा है उन्होंने। वो अपने भंडारों में विविधता ला रहे हैं और डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं।
और कीमतों के इस उछाल का सीधा असर खदान मालिकों पर पड़ा है। 2025 के आखिर में जब लागतें स्थिर रहीं तो प्रति आउंस मुनाफे का मार्जिन हैरान करने वाले 173% तक पहुंच गया। ये एक ऐतिहासिक उछाल है। लेकिन एक और वजह है जिस पर शायद लोगों का ध्यान कम गया हो, और वो है टेक रेवोल्यूशन, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय। AI डेटा सेंटर्स को चलाने वाले जो एडवांस सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उन्हें सोने की जरूरत पड़ती है। इसकी एक खास वजह है बिना जंग लगे बिजली को कंडक्ट करने की इसकी क्षमता। एक एनवीडिया H100 GPU में ही करीबन 3 ग्राम सोना होता है। अब सोचिए, जब 2026 में AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर सैकड़ों अरब डॉलर खर्च हो रहे हों तो इस GPU गोल्ड रश का पैमाना कितना बड़ा होगा। अब अगर भविष्य की तरफ देखें तो सोना एक और बदलाव से गुजर रहा है। अब यह सिर्फ एक निष्क्रिय सुरक्षित संपत्ति नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल फाइनेंस में एक एक्टिव खिलाड़ी बनता जा रहा है। जैसे कि 2025 के आखिर में लॉन्च हुई ब्रिक्स यूनिट को ही ले लीजिए। ये कोई आम करेंसी नहीं है, बल्कि देशों के बीच व्यापार निपटाने का एक डिजिटल टूल है। और सबसे खास बात क्या है, ये 40% फिजिकल सोने से समर्थित है, जो इसे स्थिरता देता है। ये डी-डॉलराइजेशन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सोने को फिर से स्थापित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसी तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सोने को और भी ज्यादा लोगों की पहुंच में ला रही है। टोकनाइज्ड गोल्ड का मतलब है कि अब कोई भी फिजिकल सोने के छोटे छोटे हिस्से खरीद, बेच और ट्रेड कर सकता है 24/7। ये एक ऐसा बाजार है जिसके 2026 के अंत तक $5.6 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो सोने को पहले से कहीं ज्यादा लिक्विड बना रहा है। तो एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? देखिए, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इस बात पर काफी सहमति है, चाहे वो गोल्डमैन सैक्स हो, JP मॉर्गन या UBS। सब के सब 2026 में सोने की कीमतों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देख रहे हैं और ज्यादातर के अनुमान $5,400 के आसपास हैं। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, ये असल में हो चुका है। 23 जनवरी 2026 को सोने की कीमत करीब करीब $5,000 के इस ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी, जो बाजार की जबरदस्त रफ्तार को दिखाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है, न्यूट्रॉन सितारों के टक्कर में पैदा होने से लेकर आज के डिजिटल बही खातों पर ट्रेड होने तक सोना वाकई एक स्थिरांक रहा है। ये एक ऐसा भौतिक लंगर है जो ब्रह्मांडीय और मानवीय दोनों तरह के वक्त से गुजरा है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसी दुनिया में जो राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी रूप से हर रोज बदल रही है, क्या इस प्राचीन धातु की महागाथा अब अपने अंत पर है, या फिर ये तो बस एक नई शुरुआत है?